Good morning, everyone. This is Paul Sen's lecture, and next one topic is linguistic reorganization of Indian state. Linguistic or reorganization means basis on the language. For example, in Punjab, Punjabi is the native language of all the people, as we all know. So, linguistic reorganization of state, that means they reorganize the state on the basis of their language. In 1917, Congress Party had committed itself for the creation of linguistic provinces in the free India. 1917 में कांग्रेस पार्टी ने जो है एक कमिटमेंट की थी कि उन्होंने जो है जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस होंगी, ठीक है, रियासती होंगे, तो उनको बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस उसको क्रिएट करना है, बनाना है। तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ 1920 में, उसमें कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमेटी थी उसने लिंग्विस्टिक जोन्स को जो है फॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस वाज एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी जी ने उनको कांग्रेस को सपोर्ट किया। First Linguistic Provinces Commission LPC. After the bitter partition on the basis of religion, then PM Nehru was apprehensive of dividing country further on the basis of language. But there was the high demand for it, especially from the regional Congress communities. तो आफ्टर द बेटर पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो पीएम नेहरू थे तो वो नहीं चाहते थे कि कंट्री को किसी भी तरह से दोबारा जो है जो हमने इतना जान माल का जो नुकसान देखा था ड्यूरिंग द पार्टीशन, टू नेशन थ्योरी के बाद जो पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो उसमें जो है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो उसमें लाखों की गिनती में लोग मारे गए थे, तो काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। तो पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि दोबारा रिलीजन के नाम के ऊपर अगर हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसा कुछ हो। लेकिन जो बहुत सारी इसके बाद एक हाई डिमांड थी जो रीजनल कांग्रेस कम्युनिटी जो थी वो कर रही थी। वो चाहती थी कि कांग्रेस कम्युनिटी चाहती थी कि जो कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी बिफोर पार्टीशन वो उसको फुलफिल करें, जिस कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के ऊपर कमीशन बैठाया गया, तो जिसके हेड थे एस.के. धार जस्टिस। तो उन्होंने इंक्वायर करना था डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की जो है कितनी डिज़ायरेबिलिटी है, कितनी जो है लोग जो है कितनी डिमांड है, या उसमें जो है वो कितनी उसकी पूर्ति करनी चाहिए। एस.के. धार कमीशन ने ये एडवाइस दी अगेंस्ट दिस एट द टाइम रीज़न कि आफ्टर पार्टीशन जो है इट वॉज नॉट द राइट टाइम तो फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो उन्होंने बोला है कि ये एक थ्रेट हो सकता है, एक डेंजर हो सकता है फॉर द नेशनल यूनिटी। तो जिस कंट्रीज़ को जो है ये इनकन्वीनियंट हो सकता है, जिस कंट्रीज़ को जो है लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो है वो रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। जिस धार ने जो है ये सपोर्ट किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देने के लिए जो है उसको कर सकते हैं, उसको एक रीऑर्गेनाइज कर सकते रैदर देन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, कि हम उसको जो है शासन प्रबंध में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उनको जो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं रैदर देन ऑन द लैंग्वेज बेसिस। सेकेंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एलपीसी। फर्स्ट कमीशन के बाद सेकेंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसको जेवीपी कमेटी भी बोला जाता है। तो इन दिसंबर 1948 कांग्रेस अपॉइंटेड द कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया। तो जेवीपी कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो पटाभी सीतारामैया के नाम से जो है वो जानी गई। तो उन्होंने सारा जो इशू था जो एस.के. धार ने जो एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई थी उसको एग्जामिन किया कि इशू को जो है और फ्रेश किया जाए, कि इशू के ऊपर जो दोबारा उन्होंने जो वो सारा इशू को समझा, और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करवाई अप्रैल 1949 में। तो इस आइडिया को जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक बेसिस का जो था स्टेट का उसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन कमेटी ने जो है ये स्टेटेड दैट द प्रॉब्लम में बी री एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ पब्लिक डिमांड, लेकिन जो लोगों की डिमांड थी वो दोबारा से जो है इस प्रॉब्लम को जो है इस चिंता को जो है वो खड़ा कर सकती थी। इन दिसंबर 1948 को जो है सेकेंड एलपीसी जो थी कमेटी जो थी तो दोबारा से वो बिठाई गई और वेरीफाई करने के लिए इस रिपोर्ट के ऊपर जो है धार को जो अपॉइंट किया गया ताकि जो वो इसी मैटर में जो दोबारा से जो है लुकआउट करें। तो इसके जो मेन मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया थे, और उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्ट दी वो डैट वॉज द सेम रिपोर्ट गिवन बाय एस.के. धार जस्टिस। फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पिक्चर में आप देख सकते हो
के लिंग्विस्टिक स्टेट डैट मीन्स जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस, उसको दोबारा से जो वो अमेंड करके जो है वो चेंजेस कर रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्पीकर थे तेलुगु बोलने वाले जो हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को बोला कि वो इम्प्लीमेंट करें इट्स ओल्ड रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस मेथड के लिए उन्होंने बहुत सारा जो है अपनी पिटिशंस जारी किए, रिप्रेजेंटेशंस दिए, बहुत सारी जो स्ट्रीट मार्चेस किए। तो एक पॉपुलर फ्रीडम फाइटर जो एक पॉटी सिराइमल्लू थे, after independence, the Speaker of Telugu asked the Congress to implement its old resolution in the favor of linguistic states. आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे जो तेलुगु बोलने वाले जो थे, भाषा बोलने वाले, उन्होंने कांग्रेस को बोला कि वो अपनी कमिटमेंट जो बिफोर पार्टीशन, जो बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने की थी लोगों के साथ कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। तो इसके लिए बहुत सारे जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी पिटीशन जारी की, रिप्रेजेंटेशंस दी, बहुत सारी मार्चेस निकाले। इसमें एक पॉपुलर फ्रीडम फाइटर जो थे, जो महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा भगत थे, पोटी श्रीरामुलु, तो उन्होंने एक सेपरेट आंध्र प्रदेश की जो है एक डिमांड आगे रखी और उन्होंने इसके ऊपर जो है अपना एक फास्ट रखा, एक व्रत रख के और एक सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड की और 58 डेज के बाद जो है वो एक्सपायर्ड हो गए ड्यू टू द फास्ट। तो उनकी डेथ के बाद जो लोग थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए, बहुत सारे दंगे हुए, डेमोस्ट्रेशंस हुई, हड़ताल हुई और वायलेंस हो गया पूरा आंध्र प्रदेश में। एक विशाल आंध्रा मूवमेंट जो था वो पूरी तरह से वायलेंट का, हिंसा का रूप धारण कर चुका था। फाइनली जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट नेशन जो है, सेपरेट स्टेट की जो है, और आंध्र प्रदेश जो था 1952 में जो है एक स्टेट बन के सामने आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। Formation of the Andhra Pradesh, but the struggle of the making of other states on the linguistic lines in the other parts of the country. आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होने के बाद 1952 में बहुत सारे और भी लिंग्विस्टिक लाइन्स थी, बहुत सारे और भी स्टेट्स थे, वो चाहते थे लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो है उनकी जो स्टेट्स हैं उनको भी रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है अपॉइंट किया ताकि एंटायर जो क्वेश्चन था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनियन है, इसके ऊपर जो है उसको एग्जामिन किया जाए। फजल कमीशन, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एग्जामिन करने के लिए जो कमीशन अपॉइंट किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, वो फजल अली कमीशन के नाम से जो है वो फेमस हुआ, जिसके जो हेड थे वो जस्टिस फजल अली थे। नेक्स्ट वन, फैजल अली कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के ऊपर एग्जामिन करने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू ने जो कमीशन अपॉइंट किया उसको फैजल अली कमीशन भी बोला जाता है। फैजल अली कमीशन बिठाने के बाद जो थी, दिस लेड टू द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऑन December 20th, 1953, Jawaharlal Nehru announced the appointment of commission under Fazal Ali it to consider its demands, and this commission submitted its report after taking into account the wishes and claims of the people in the different regions. ये जो कमीशन बिठाया गया जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए, तो इस कमीशन का काम था कि उन्होंने जो है इस सारी सिचुएशन को एग्जामिन करना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, तो वो कंट्री के लिए जो है वो आने वाले टाइम में उसका जो है वो इफेक्ट रहेगा और लोगों की क्या डिमांड थी, वो कंट्री में कैसे जो है वो क्रिएट हो रही थी। तो इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करवानी थी, किसके बाद, आफ्टर टेकिंग द अकाउंट के लोगों की विशेस को देखते हुए और क्लेम्स को देखते हुए अलग अलग रीजन्स के। This is India's map in 1956, and at that time India was divided into the 14 states and 6 union territories under the State Reorganization Act of 1956. Next one is formation of states till 2014. An opening was through to make more states in India as per the need of the situation. इंडिया में और ज़्यादा जो स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल जो है वो बढ़ती गई, बट ओनली आफ्टर द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के डिसीजन के बाद ही। एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। फॉर एग्जाम्पल
Bombay Reorganization Act of 1956 and the formation of Gujarat. After this, State of Nagaland Act in 1962 and Punjab Reorganization Act in 1966 and formation of Haryana. New state of Himachal Pradesh in 1970 and Northern Eastern Reorganization Act in 1971 and formation of Manipur, Tripura, Meghalaya, Mizoram and Union Territory of Arunachal Pradesh and Mizoram. Next one, in 1975, a new state of Sikkim Act. In 1986, formation of Mizoram and Arunachal Pradesh. In 1987, State of Goa Act and Punjab Reorganization Act 2000, formation of Chhattisgarh, and in 2000, formation of Uttarakhand, and Bihar Reorganization Act in 2000, formation of Jharkhand, and 2014, Andhra Pradesh Reorganization Act, formation of Telangana. नेक्स्ट वन, ये जितनी भी डाइवर्जन्स हैं, जितनी भी न्यू स्टेट्स हैं जो क्रिएट हुई, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं कि डाइवर्जन द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960, फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड इन 1963, नेक्स्ट वन शाह कमीशन इन 1966, शाह कमीशन जिसमें पंजाबी सूबा की जो है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो डिमांड की गई थी कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ जितने भी हैं उनको अलग कर दिया जाए, जिसका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जो है वो अलग कर दिया गया। लेकिन ये दोनों स्टेट्स की जो है कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी है और जॉइंट अरेंजमेंट और मैनेजमेंट है मेजर कंपोनेंट्स में, जिसमें बहुत सारे जो पावर सिस्टम, इरीगेशन, ये सारे सिस्टम हैं। तो इस तरह जो स्टेट्स की जो स्ट्रेंथ हो गई वो बढ़ के 17 हो। इस फर्दर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, बहुत सारी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो थी और भी बहुत ज़्यादा जो फॉर्म हुई। 1969 में मेघालय जो हुई असम से, 1975 में सिक्किम में, 1986 में डिसाइड किया गया कि मिज़ोरम जो यूनियन टेरिटरी थी उसको फुल फ्लैज जो स्टेट का जो है एक स्टेटस दे दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को, 1987 में सेम में स्टेट ऑफ गोवा जो था एक जो सेपरेट कर दिया गया टेरिटरी जो गोवा था उसको यूनियन टेरिटरी और दमन एंड दीव से जो अलग कर दिया गया। और दमन एंड दीव जो थी वो एज अ यूटी और गोवा को जो है वो 25th स्टेट जो थी इंडियन यूनियन में जो है वो उसमें एंटर कर। इस तरह 3 न्यू स्टेट जो थी छत्तीसगढ़ की, झारखंड और उत्तरांचल की, तो डैट वर क्रिएटेड इन नवंबर 2000। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इन 2014 क्रिएटेड अ फ्लेम। तो इस तरह जो एक चिंगियाड़ी बन के जो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से जो सेपरेट होके एक स्टेट अलग से बनी है, तो उस कारण जो है एक फ्लेम जो है वो बाकी स्टेट्स में भी जो है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। डैट मीन्स एक सेपरेट नेशन चाहते हैं, वो इंडियन नेशन से जो एक सेपरेट नेशन चाहते हैं। और उन स्टेट्स के लोगों का कहना है कि उनके जो एक एथनिक बेसिस के ऊपर है एक लैक ऑफ डेवलपमेंट है, तो जिस कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारी कंट्रीज जो है वो सारी जो स्टेट्स हैं तो उसमें वो डिमांड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब में पंजाबी सूबा खालिस्तान की डिमांड। In the present time, in the new map of India, there are 28 states and 9 UTs. After ending the special status of state under the Article 370 of Jammu and Kashmir. Now there is no Article 370 in J&K. So what changes in J&K after the ending of status of 370? Before there were so many special powers in J&K. Now there is no special power. सबसे पहले वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप थी, एक उनके पास इंडिया की और एक एज अ कश्मीर की। अब सिंगल सिटीजनशिप है जो कि इंडियन। एक सेपरेट फ्लैग था J&K का, अब इंडिया का जो फ्लैग है वही सेम है। अब पहले जो है स्टेट इंचार्ज जो थी, ठीक है, अब सेंटर जो उसको सुपरवाइज करता है, पहले वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी। अब आर्टिकल 3 से जो 60 था फाइनेंशियली इमरजेंसी वहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं थी। अगर देश में किसी भी तरह से जो है फाइनेंशियली इमरजेंसी लग जाती है तो वो एप्लीकेबल नहीं थी J&K में, लेकिन अब जो वो एप्लीकेबल है। पहले वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई किसी भी तरह से रिजर्वेशन नहीं थी, अब वहाँ पे जो एलिजिबल है माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन। इंडियन सिटीजन जो हैं वो पहले वहाँ पे बाय लैंड जो है किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते थे, अब लोग वहाँ पे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, लैंड और प्रॉपर्टी को। राइट टू जो है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, अब वो एप्लीकेबल है। वहाँ पे जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी ड्यूरेशन जो थी वो 6 ईयर्स थी, अब वहाँ पे सेम है 5 ईयर्स है। दिस इज द लिस्ट ऑफ 9 UTs. So this is all about the State Reorganization Commission. Maybe you all have understood. Thank you.